जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चल रही है और आशा कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। जनवरी मंथ का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा था और आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब, इनकी जो वित्तीय स्थिति है उससे संबंधित रिपोर्ट आई है। और उसमें इन्होंने ये कहा गया है आरबीआई के द्वारा, इनकी स्थिति जो है वो काफ़ी खराब है और ये जो है राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकारों के अनुदान पर ज़्यादा डिपेंड हैं, जो कि इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है या लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और का जो नाम है वो है पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति। ये रिपोर्ट पहली बात तो आरबीआई ने जारी की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आरबीआई द्वारा रिपोर्ट, इस वजह से न्यूज में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक मोटा मोटा डाटा आप ध्यान में रखिएगा कि देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। ये डाटा एक मोटा मोटा आपको ध्यान में रख। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये क्या है? संविधान में गांधीवाद का दर्शन है। शुरुआत में था नहीं, संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया और ये कब हुआ था? 1992 के आसपास। ठीक, 74वें संविधान संशोधन में ये है ग्राम सभा ग्राम पंचायत से रिलेटेड और ये है शहरी निकाय से संबंधित, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब। ठीक, तो संवैधानिक दर्जा इनको कब मिला? 1992-93 के आसपास। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पीएम उस समय वही थे। ठीक, और मनमोहन सिंह जी क्या थे? वित्त मंत्री। ठीक, तो मोटा मोटा ये जरा ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने भी कहा है, डीपीएसपी में भी आपने पढ़ा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पर आर्टिकल क्या है? 40 है, जो क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहा है। ठीक, तो इन्हीं सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया, ताकि जो शक्ति का स्थानांतरण है वो नीचे लेवल तक, निचले तबके तक हो, जिसकी वजह से एक सुचारू व्यवस्था जो है लोकतंत्र का उद्देश्य वो क्या हो सके? पूरा हो सके। तो अभी तक इससे पहले क्या था? इससे पहले था दो स्तर पर, एक केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। अब राज्य से भी नीचे आ गया और उसको बोलते हैं पंचायती राज। ठीक, ये क्या है? लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा करने का एक तरीका है पंचायती राज। ठीक, शक्ति को जनता के हाथ में, जो कि जनता से सबसे नियरेस्ट है, ग्राम प्रधान, उनके हाथ में क्या है? देना। और फिर जिससे जनता को आभास हो सके कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका महत्व। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआरआई, इनका महत्व क्या है? तो सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि इनके द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। आपने देखा होगा
लोकल सड़क बनाने में, तालाब बनाने में, खड़ंजा बनाने में, घर घर तक जो है, जो लोकल काम होते हैं, ये जो जल जीवन मिशन से रिलेटेड है, ये भी क्या है, लोकल लेबर ही कर रही है। मनरेगा का आपने नाम सुना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। ये सबसे बड़ा महत्व है उनका। क्यों? क्योंकि आपने एक केस स्टडी सुनी होगी राजस्थान में। राजस्थान में अगर औरतें जो है वो प्रतिनिधि बनी, ग्राम प्रधान बनी, तो उन्होंने जो उनको समस्या थी उस पर काम करना शुरू किया। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी वहाँ पर, पेयजल की। औरतें ही जाती थीं, मटके पर पानी रख करके सिर पर ला करके लाती थीं। तो इससे क्या हुआ, जब वो प्रधान बनी तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, घर घर तक पानी के पीने पीने के पानी की व्यवस्था कराई। तो यही होता है कि लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम है वो लोकल लेवल पर ही सॉल्व होनी चाहिए, और लोकल लोग ही उसको समझ सकते हैं। जो गांव घर की समस्या है वो एमपी और एमएलए नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो चुनावी दौरे पर ही वहां पर आते हैं, 5 साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, बस। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी असेंबली है, वो जहाँ पर उनका आवास है, जहाँ पर उनसे रिलेटेड शहर कस्बा है, वहीं पर वो डेवलपमेंट करते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए पीआरआईज की कल्पना की गई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक। तो ये उस पर 100% खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन हाँ ये है कि काम कर रहे हैं। ठीक। तो इनका सबसे बड़ा महत्व ये है, वो ये है कि सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में ये सहायक है। दूसरी बात, सरकारी योजनाओं को लागू करने में तत्परता या तेजी आई है। ठीक। क्यों? क्योंकि ये रूट लेवल से कनेक्टेड है। ठीक है, इस वजह से। तीसरी बात, ये महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम बनकर उभरे हैं। आपने सुना होगा, बिहार में, एमपी में, शायद यूपी में भी हो गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% महिला आरक्षण लागू हो गया। ये 33% सीटें किसके लिए होंगी? महिला के लिए। कहीं कहीं तो 50% है, बिहार में 50% है। ठीक। तो ये महिला सशक्तिकरण भी इनसे क्या है, बढ़ रहा है, और उसके भी एक क्या है, स्टेप के लिए ये योगदान है इनका है। ठीक। तीसरी बात, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, पहले इनको एमडीजी बोलते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर उसके बाद एसडीजी बोलने लगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनका जो है क्या हो जा रहा है, इसकी वजह से स्थानीयकरण हुआ जा रहा है, लोकलाइजेशन हुआ जा, जैसे जैसे कहा गया है कि 2030 तक सभी को शिक्षा, मूलभूत शिक्षा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, और स्वास्थ्य। ठीक। अब आप देखिए कि जो भारत सरकार ने टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया, मिशन इंद्रधनुष, 7 टीके लग रहे हैं 7 बीमारियों से रक्षा के लिए। तो फिर क्या हो रहा है कि अगर वो ग्राउंड लेवल पर कार्यान्वित ना किया जाए, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो प्राथमिक उपचार केंद्र उन पर ना कार्यान्वित किया जाए, स्वाभाविक सी बात है कि सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाए। ठीक। तो इनका स्थानीयकरण भी, मतलब अगर रूट लेवल से हम क्लियर करेंगे तो चीज़ें अपने आप आगे क्या होंगी, सही होंगी। और इसी वजह से, इनके स्थानीयकरण की वजह से ही एक महत्व इनका ये भी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड, खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे रिलेटेड जो डाटा होता है उसके ये विश्वसनीय स्रोत बन करके उभरे हैं। रिलायबल सोर्स, जनगणना से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ऊपर तक जाता है। ठीक। तो ये इनका महत्व है।
एक महत्व और लिख लीजिए, अगर बुनियादी संरचनाओं का निर्माण होगा तो ग्रामीण विकास अपने आप होगा। ठीक, तो ये इनका क्या है, महत्व है। अब देख लेते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। ये तो आपको पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको लाया गया। ठीक, 11th शेड्यूल संविधान की 11वीं अनुसूची इनसे संबंधित मैटर ग्राम के स्तर पर है, और जो 12वीं सूची है वो है शहर के स्तर पर, शहरी निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब किस में है, 11वीं अनुसूची। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं ये 29 विषय हैं जो रखे गए हैं, और यहाँ पर कितने विषय हैं, 18, जिनसे संबंधित शक्तियां इनको प्रदान की गई हैं। इसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ठीक, इन विषयों पर ये कानून बना सकते हैं और इन विषयों पर ये कानून बना सकते हैं, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो। ठीक, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट या गवर्नेंस से रिलेटेड होगा वो राज्य सूची का विषय होगा। राज्य सूची का विषय, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वहां पर क्या है, 3 लिस्ट हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। ये आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा। अब वहां पर क्या है कि राज्य सूची के विषय में ही ये लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट का प्रावधान है। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पावर किसको ट्रांसफर करे, कुछ पावर, पूरी तो नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट। तो राज्य ऐसे कहने से तो देंगे नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा, 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन लाया जाएगा और कहा जाएगा कि राज्य को ये चीजें अनिवार्य रूप से उनको देनी है, तभी जो है क्या हो जाएगा, शक्ति का ट्रांसफर होगा, अदरवाइज कहने से खाली नहीं होगा। तो ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपके प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक, तीसरी बात कि इनके सशक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जहां से इनको पावर मिलती है। तो यहां पर आपको 3 आर्टिकल्स ध्यान में रखने हैं। 243H, 243I और एक है 280 का 3 सब क्लॉज BB। ठीक, ये 243H क्या कह रहा है, ये कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान, राज्य विधानमंडल कुछ पैसे इनको देगा, तो ये 243H के तहत आएंगे। प्लस ये जो स्वयं का कर, शुल्क और फीस लगाए हैं, ये भी जो है कहाँ के अंतर्गत आता है, 243H के द्वारा। राज्य विधानमंडल जो अनुदान दे रहा है वो,
और जो इनके अपने स्रोत हैं वो, ठीक, वो 243H, ये वो है अनुच्छेद, आर्टिकल है, ठीक है, संविधान के। 243I क्या है? राज्य वित्त आयोग द्वारा। और 283BB क्या है? केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा। जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, अभी आपने हाल फिलहाल न्यूज में सुना होगा, 16th फाइनेंस कमीशन बना है, 16वां वित्त आयोग, वो केंद्र ने बनाया। उसके अध्यक्ष कौन है? मैं तो करंट में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी जान लीजिए कि नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे अरविंद पानगड़िया जी, वो उसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और उसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी? 2026-27 के बाद, ठीक, से स्टार्ट होंगी। तो ये जो फाइनेंस कमीशन सेंटर ने बनाया, हर 5 वर्ष के बाद बनाना होता है, केंद्र को भी और राज्य को भी। ये दोनों हर 5 वर्ष के बाद बनते हैं। ये बनता है राष्ट्रपति के द्वारा और ये बनता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक। तो ये भी कुछ सिफारिश देगा, ये भी कुछ सिफारिश देगा। ये सिफारिश ये देगा कि केंद्र का जो, केंद्र के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है उसमें राज्य की हिस्सेदारी क्या होगी, और ये भी सलाह देता है कि राज्य कुछ इनको भी दें, पीआरआईज को, ये भी सलाह देता है। और राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? वो सलाह देगा कि जो राज्य का पैसा है वो किन दो जगह पर बटेगा, कितना इनको अनुदान देंगे और कितना राज्य अपने पास रखेंगे, ठीक। तो ये क्या करेगा? तीनों को सलाह देगा, राज्य राज्य को कितना मिले, केंद्र को कितना मिले, और राज्य इनको कितना दे, किसको? पीआरआईज को। तो ये तीनों के लिए सलाह देगा। और ये क्या है? दो के लिए सलाह देगा, राज्य कितना दे, कितना अपने पास रखे, और इनको कितना दे, पीआरआईज को, ठीक। तो ये इसके क्या हैं? स्रोत हैं सशक्तिकरण के। सशक्तिकरण का मतलब इनको जहां से पैसा और पावर मिलती है वो, ठीक। अब देख लेते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वित्तीय स्रोत। वित्तीय स्रोत में तीन ही हैं। एक क्या है? विधानमंडल द्वारा अनुदान। दूसरा क्या है? स्वयं के स्रोत। और तीसरा क्या है? राज्य वित्त आयोग की के द्वारा। और चौथा एक और यहीं पर लिख लीजिए, वो लिख लीजिए केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा। ठीक। स्वयं के स्रोत में कर और गैर कर, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। कर में क्या है? ये कहाँ कहाँ कर लगा सकते हैं? भूमि, भूमि में हाईलाइट करके लिखिएगा, कृषि भूमि को छोड़ करके। खेती की जमीन पर नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। वो किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है, ठीक है। तो भूमि, भवन, हाउस टैक्स पर संपत्ति कर। गैर कर में क्या हो सकता है? गैर कर में हो सकता है जहां पर बाजार लगे, या जब कोई व्यापारी है लोकल, वो कहीं और से सामान ला रहा है और वहां पर उस लोकल बाजार में क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है, बेच रहा है।
तो बाहर से लाकर बेचे गए सामान पर विक्रय कर। दूसरा, अगर पशुओं का मेला लगा है तो वहां पर जो कर लगाया जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, पंचायत के द्वारा लगाया जाएगा। विधानमंडल द्वारा अनुदान में आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा। अ, ये तीनों चीजों में आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कुछ अनुदान शर्त के साथ मिलते हैं और कुछ गैर शर्त के साथ। शर्त के साथ जो अनुदान मिलते हैं इसमें ये कंडीशन ये है कि आपको उसी चीज पर खर्च करना होगा जिसके लिए पैसा मिला है। और जनरली दो सब्जेक्ट इस पर रहते हैं, एक तो स्वच्छता और दूसरा शिक्षा। अगर शिक्षा के लिए आपको मिला है तो आपको उसी में खर्च करना है, आप दूसरे उसमें नहीं खर्च नहीं कर सकते। तो ये शर्तिया अनुदान है, मतलब यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है। तो कंडीशन लगा दी गई है तो आपको कंडीशन फुलफिल करना होगा, अदरवाइज आपको अनुदान नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक। फिर गैर शर्त में क्या है कि यहाँ पर कोई शर्त कंडीशन नहीं होती, दे दिया जाता है, आप अपने हिसाब से खर्च कीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए, तालाब खुदवा दीजिए, ये सब गैर शर्त में। ठीक। एक और यहाँ पर लिख लीजिएगा, विशेष श्रेणी के तहत। विशेष श्रेणी के तहत का ये मतलब है कि आपको किसी विशेष पर्पज के लिए दिया जा रहा है। जैसे आपके जिले में कुछ ऐसी बीमारी है जो कि केवल और केवल आपके जिले में ही है और कहीं नहीं है पूरे राज्य में, या आपके तालुका में है, कस्बे में है। तो स्पेशली उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कुछ फंड अगर दिया जाए तो क्या है, विशेष श्रेणी कानून। ठीक। मतलब जो बाकी से आपको क्या करे, अलग करे। जिस समस्या से बाकी लोग जूझ ना रहे हों, उस समस्या के लिए अगर आपको धन, उस समस्या के निवारण के लिए अगर आपको धन मिले तो विशेष श्रेणी के अनुदान में। ठीक। एक और लिख लीजिए, अन्य स्रोतों में मनरेगा का हो गया। मनरेगा में आपने सुना होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा निगरानी, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि क्या कर रहे हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लागू कर रहे हैं कि आधार से रिलेटेड जिनका आधार लिंक है उन्हीं को जो है पैसे जाएंगे। ठीक है। तो मनरेगा हो गया। आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सब क्या है, अन्य स्रोत। ठीक। इनके तहत सड़क बना करके, चुंगी कर आपने सुना होगा। ठीक है। ये सब क्या है, अन्य स्रोत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में क्या है, आपने वहां पर कोई सरकार नहीं है, वहां पर क्या है कि सब आपस के ही लोग हैं और उनमें से कोई एक क्या है, प्रधान है, कोई दूसरा पंचायत प्रतिनिधि है। तो आपस में ही अगर टैक्स लगाते हैं ना तो वो शर्म के मारे, भाई भतीजावाद के चक्कर में, या इतने अच्छे सामाजिक संबंध होते हैं कि वो आपस में टैक्स नहीं लेते। इस वजह से उनकी वित्तीय स्थिति खराब रहती है। ठीक। मतलब उनको सरकार ने अधिकार दिया भी है तो उसका यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि जहाँ पर पैसे को कम महत्व दिया जाता है और सामाजिक संबंधों को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक। तो ये हमेशा किस पर डिपेंड रहते हैं, राज्य सरकार से अनुदान मिल जाए। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। अब
पीआरआई से संबंधित चुनौतियां। और इन चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती है, एक तो है जागरूकता की कमी। जब लोग जागरूक नहीं होंगे तो ग्राम प्रधान अपने हिसाब से काम करें। ठीक, लोग जागरूक नहीं होंगे तो उनका फायदा उठाया जाएगा। कहेंगे फंड ही नहीं आया, कहेंगे इस रोड के लिए फंड नहीं आया, दूसरी रोड के लिए आया, जो बनी है उसी को क्या किए, दिखा करके बिल पास करा लिए। तो ये सब क्या है, जागरूकता की कमी है। दूसरा, साक्षरता का अभाव। लोग कम साक्षर हैं, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। ठीक, मोबाइल पर गेम ज़्यादा खेलते हैं। ये सब चुनौतियां। ठीक, तीसरी बात यह है कि प्रशिक्षण और कौशल का अभाव, ये सबसे बड़ी समस्या है। फावड़ा चलाना तो जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सड़क बनाने में करना है या सड़क काटने में करना है, तो वो जानते हैं कि सड़क काटने में करना है। काटेंगे तो उनका उत्पादन ज़्यादा होगा, खेत में मिला लेंगे, सड़क ही गायब हो गई रातों रात। ठीक, दूसरी बात, जो सड़क बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ढंग से बना रहे हैं कि ठीक से काम नहीं कराया जा रहा, बारिश में सड़क बह गई। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करने के लिए जो इस प्रशिक्षण की ज़रूरत है, वो प्रशिक्षण उनको नहीं मिला। ठीक, ये सबसे बड़ी कमी है। इन सभी कमी की जो जड़ है वो है संसाधनों की कमी। और उन संसाधनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है वित्तीय संसाधन, इनकी कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि इनके खर्च का 95 to 98% कहाँ से आता है, राज्य सरकार से। और राज्य सरकार कभी भी ना तो इनको इतनी शक्ति देगी कि वो पावरफुल हों, और ना ही इनको जो है इतना पैसा देगी कि वो ठीक ढंग से काम कर सकें। ठीक, तो इस वजह से ये चुनौतियाँ। और एक चुनौती ये है, आपने सुना होगा सोशल ऑडिटिंग। ये वर्ड थोड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए, मेघालय पूरे इंडिया में पहला ऐसा राज्य है जिसने सोशल ऑडिटिंग को क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया। सोशल ऑडिटिंग का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर काम हुआ तो कोई थर्ड पार्टी आएगी और यहाँ के लोगों से पूछेगी, देखेगी। जैसे आपने सुना होगा कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी और लोगों का वोट अपने आप पड़ जाता था। फिर पत्रकार लोग जब आए, जब वो पूछे कि दादाजी आपने वोट दिया, दादाजी कह रहे हैं क्योंकि उनको वही सिखाया गया है, हाँ वोट दिया। कह रहे हैं मशीन कैसे होती है, अब दादाजी बता ही नहीं पा रहे हैं कि मशीन कैसे होती है जिस पर वोट दिया। तो ये क्या है, सोशल ऑडिटिंग है। कि अगर आप वो सोशल ऑडिटिंग टीम आएगी कि हाँ यहाँ पर हॉस्पिटल बना, यहाँ पर रोड बनी, तो लोगों से पूछेगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल ये कब बना, कितने लोग काम किए, आपको कैसा लग रहा बनने के बाद, सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही, या खाली बिल्डिंग ही खड़ी कर दी गई है, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दवा मिल रही कि नहीं मिल रही, ये है सोशल ऑडिटिंग। ठीक, तो ना तो पंचायत अपने लेखा जोखा का, अकाउंट का ऑडिट करा रही हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि राज्य ही अनिच्छुक है, वो एक भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। ठीक, और ना तो ऑडिटिंग करा रही हैं, और जो सोशल ऑडिटिंग है वो तो दूर की बात है। मनरेगा में सोशल ऑडिटिंग जो है कंपलसरी है। मनरेगा में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कंपलसरी है। मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा निगरानी की जा रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक, तो ये सब क्या है, भ्रष्टाचार इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसकी चुनौतियाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, और सोशल ऑडिटिंग के अलावा यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को हिंदी में कहते हैं लेखा परीक्षा। ये जो है मोर देन 90% का नहीं होता है, कराते ही नहीं है, ठीक। जबकि ये अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो जाए कि अगला फंड हम तभी देंगे जब हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर क्या होगा कि ज़मीनी स्तर पर काम भी होगा और लोगों का जो लोकतंत्र का उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। जो हम निचले तबके पर पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो खाली मात्र दिखावा ना हो करके ज़मीनी स्तर पर हमें उसका रिजल्ट दिखेगा, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज दिख रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक। तो ये सब जो है क्या है, चुनौतियां हैं। और अगर हमें चुनौतियां समझ में आ गई तो इन्हीं चुनौतियों को दूर कर दीजिए, तो हम अपने सुझाव लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें उसका महत्व जानना है, फिर उस पर क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं वो देखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, सुझाव दे देना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लीजिए कि सरकार के द्वारा क्या पहल की जा रही है। ठीक। तो एक ई पंचायत के नाम से पोर्टल चल रहा है, ई ग्राम स्वराज। इससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी का यूज करके पंचायतों का की विश्वसनीयता हम बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ा पहल है, ठीक। लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि विश्वास बना रहना चाहिए संस्थाओं पर, ठीक। कोर्ट में कितनी भी केस लंबित हों, लेकिन लोगों का विश्वास बना हुआ है और वो हर बात पर जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं कि हम कोर्ट में देख लेंगे आपको, जबकि उन्हें नहीं पता कि पूरा जीवन निकल जाएगा कोर्ट में केस लड़ते हुए, लेकिन फिर भी उनको क्या है, उस संस्था पर विश्वास है। तो वैसे ही ये विश्वास बना रहना चाहिए, ठीक। पंचायतों को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। भारत नेटवर्क नाम से भारत नेट नाम की परियोजना है। ये सब क्या है, और सशक्तिकरण के लिए एक चीज और लिख लीजिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान। ये भी सशक्तिकरण के लिए है, ठीक। और क्या कर सकते हैं, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण के लिए पहल कर सकते हैं। ये सब चल रही हैं स्कीम, ठीक, ताकि इनको क्या है, इन संस्थाओं को मजबूती प्रदान की जा, ठीक है। देखिए जो मेन मुद्दा है वो ये है कि शक्ति जो है वो कोई छोड़ना नहीं चाहता, पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहती, और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को नहीं देना चाहती। कुछ ऐसा रखे हैं चेक एंड बैलेंस कि कोई किसी पर हावी ना हो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सभी की क्या बना रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा संविधान संघीय होकर भी क्या है, संघ की तरफ झुका हुआ है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। संघ ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य क्या है, कमज़ोर है। तो राज्य जब कमज़ोर हैं तो उन राज्य, जो दूसरी संस्थाएं हैं, हर एक बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, या हर एक बड़ा जो है व्यक्ति वो छोटे व्यक्ति को क्या है, दबाना चाहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस सीधी सी बात ये है, ठीक। तो चीज़ें जो है, आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट डे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बीच बीच में जो हम टॉपिक बता रहे हैं, जैसे सोशल ऑडिटिंग का बताया, जो पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें बीच बीच में मैं बता रहा हूँ उनको रिवाइज भी करते रहिए, नोट भी करते रहिए, क्योंकि यही सब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाए, ठीक। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।